जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। सीटेट से रिलेटेड एसएसटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने क्लास 6 का हिस्ट्री और क्लास 7th का हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं। वर्तमान में हम क्लास 8 का हिस्ट्री कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 1 हमने इससे पहले कंप्लीट कर लिया है। हालांकि चैप्टर नंबर 2 के भी हमने 20 प्रश्न किए हैं, पर चैप्टर नंबर 2 काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इसलिए जो कल का पार्ट शेष रह गया था उसे हम आज के इस सेशन में देखेंगे। कल एक प्रश्नों पर थोड़ा सा संदेह था, थोड़ा विवादास्पद था वो प्रश्न। प्रश्न था कि मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। ये जो प्रश्न है थोड़ा डाउटफुल ही था और इस प्रश्न का जो सही आंसर होता वो होता ऑप्शन नंबर बी, जो कि मैंने आपको कल सी लगवाया था, जो कि गलत है। ठीक है, तो वहाँ पर जा कर के आप लोग सही कर लेना कि मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह जफ़र था। अब यहाँ पर कैसे कन्फ्यूजन था ये चीज़ समझना, ये चीज़ आपको याद रखना है कि बहादुर शाह जफ़र ये अंतिम मुगल शासक है। ठीक है, अंतिम मुगल शासक है, ये क्लियर है। दूसरा जो औरंगजेब है ये अंतिम मुगल शक्तिशाली शासक था। इन दोनों में कॉमन सा डिफरेंट है कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था और जो औरंगजेब है ये अंतिम मुगल शक्तिशाली शासक था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इनमें अंतर है जो कि कल कन्फ्यूजन में था थोड़ा सा, तो ये चीज़ आपको सही कर लेना है। जो कल के सेशन में दूसरे नंबर का क्वेश्चन था उस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहादुर शाह जफर। तो जिन लोगों ने कल का सेशन देखा है वहाँ पर जाकर के आप लोग सही कर लेना। यदि आप लोगों ने अपने कॉपी में नोट डाउन किया है तो उसे करेक्ट कर लेना। ठीक है, बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था। चलिए आज हम उससे आगे करेंगे जो कल के सेशन में जहाँ तक हम लोगों ने कल समाप्त किया था। दूसरा नंबर चैप्टर है वो बड़ा था, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि हम इसे दो भागों में डिवाइड करके करेंगे। तो कल का जो सेशन था उसी का आज हमारा दूसरा पार्ट है, तो कॉपी पेन लेकर के बैठिए। जो प्रश्न आपको उचित लगे आपके लिए वो प्रश्न आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। करते हैं शुरू आज के इस सेशन को। पहले नंबर का प्रश्न है कि डैश 1764 में बंगाल का गवर्नर जनरल था। ठीक है, गवर्नर कौन था बंगाल का 1764 में? सही उत्तर है शुजाउद्दौला 1764 में बंगाल के गवर्नर थे। 1764 में एक युद्ध होता है, कौन सा युद्ध होता है कोई कमेंट करके बताएगा। इस समय पर युद्ध होता है बक्सर का युद्ध होता है। अब ये बक्सर का युद्ध क्या था, क्यों होता है, इससे पहले की कहानी जानना। जब 1757 में प्लासी का युद्ध होता है तो वहाँ पर प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला जो है वो हार जाते हैं। किसके कारण? जो मीर जाफ़र था, मीर जाफ़र की जो टुकड़ी थी वो इस युद्ध में भाग नहीं लेती है, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला हार जाते हैं। 1757 के बाद इनको यहाँ का शासक नियुक्त किया जाता है। किसको? मीर जाफ़र को नियुक्त किया जाता है। हालांकि मीर जाफ़र जो है वो कठपुतली बन के रह गया था। जब वो उसका कहे हुआ बात नहीं मानता था तो उसको भी शासक से हटा दिया। फिर इसके बाद मीर कासिम को वहाँ का नवाब बनाया गया। मीर कासिम के साथ में मुठभेड़ होता है थोड़ा सा, तो वहाँ पर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। किनके बीच में? ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस मीर कासिम के बीच में। ठीक है, मीर कासिम के बीच में बक्सर का युद्ध होता है। ये डेट भी आपको याद रखना है क्योंकि बंगाल का जो प्रथम युद्ध है 1757 में प्रारंभ हुआ था प्लासी के युद्ध से और समाप्त जो है बक्सर के युद्ध पर हो जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है।
अगला प्रश्न है कि पानीपत के डैश युद्ध में मराठों को अंग्रेजों ने पराजित किया था। सही आंसर है मराठों का तीसरा युद्ध था जिसमें कि अंग्रेजों ने उसे पराजित कर दिया था। ठीक है, यहाँ पर इसका जो होगा सही आंसर हो जाएगा तीसरा। अब आप लोग बताइएगा कि पानीपत का प्रथम बैटल कब होता है। ठीक है, प्रथम कब होता है 1526। सेकंड बैटल कब होता है, पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है 1556। और पानीपत का तृतीय युद्ध कब होता है, तो प्यारे साथियों आपको याद रखना है कि 1526, 1556 और 1761 ये 3 डेट है। अलग अलग समय पर पानीपत का युद्ध होता है। प्रथम युद्ध 1526, द्वितीय युद्ध 1556 और तृतीय युद्ध पानीपत का 1761 में होता है। ठीक है, तो पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को अंग्रेजों ने पराजित किया था, ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को निर्वासन में भेज दिया गया था। कहाँ पर भेजा था, सही आंसर इसे कानपुर में भेजा था, कानपुर लखनऊ में। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है तीसरे नंबर के क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है आपके लिए 1765 में मुगल साम्राज्य ने डैश को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया था। किसे दीवान नियुक्त किया था, ए बी सी डी आपके लिए 4 ऑप्शन है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, दीवान नियुक्त किसे किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है 5वें नंबर का कि डैश टीपू सुल्तान से पहले थे। टीपू सुल्तान से पहले कौन थे, 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर हो जाएगा हैदर अली। हैदर अली का पुत्र था टीपू सुल्तान। पुत्र कौन था, पुत्र आपको याद रखना है, टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था। और आपको एक चीज और याद रखना है, टीपू सुल्तान को किस नाम से जाना जाता है, इसे जो उपाधि दी गई वो दी गई शेर ए मैसूर। ठीक है, क्या उपाधि दी गई थी इसे, शेर ए मैसूर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जो हैदर अली है वो टीपू सुल्तान के पुत्र है, हैदर अली के पुत्र है टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, ये मैसूर के शासक थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा पेश किया गया था। उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये पेश किया गया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध डैश के साथ समाप्त हुआ था। देखिए प्रथम मराठा युद्ध जो है उसमें कोई भी निर्णय नहीं निकल पाया था युद्ध का, इसलिए वो संधि के साथ समाप्त की गई थी। तो सालबाई के संधि के साथ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त होता है। आंग्ल का और मराठा का दोनों का कुल कितने युद्ध होता है, दोनों के बीच में कुल 3 युद्ध होता है। तीसरे युद्ध में आंग्ल जो है पराजित करते हैं मराठाओं को, ये भी आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि डैश को मैसूर का बाघ कहा जाता है। मैंने अभी आपको बताया है कि मैसूर का बाघ किसे कहा जाता है, टीपू सुल्तान को कहा जाता है। टीपू सुल्तान जो है कहाँ के शासक थे, ये मैसूर के शासक थे। पुत्र किसके थे, तो हैदर अली के ये पुत्र थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बने, कब बने थे, ये चीज आपसे पूछा गया है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1773 में। 1773 में एक एक्ट आया था, नाम क्या था उसका, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट। तो आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर कि भाई रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, 1773 में। और 1773 में ही वॉरेन हेस्टिंग्स से गवर्नर जनरल बने थे। अगला प्रश्न है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने डैश को पराजित किया था।
जब बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय अंग्रेजों ने किसे पराजित किया गया था? सबसे पहले कि बक्सर का युद्ध होता कब है? 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। किन किन के बीच में होता है? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस मीर कासिम के बीच में होता है। किस किस के बीच में होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के बीच में ये युद्ध होता है बक्सर का। और यहाँ पर जो है मीर कासिम पराजित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इस प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न है कि डैश को 1848 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत मिल गया था। उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, सतारा मिला था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न ध्यान से करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। सबसे पहले आप जानिएगा, चेन्नम्मा जो थी ये कित्तूर की महारानी थी और कित्तूर से ही इन्होंने विद्रोह प्रारंभ किया था अंग्रेजों के खिलाफ। इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद जो कार्यभार संभालती है वह है रायन्ना, ठीक है। रायन्ना सेनापति था, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर का, अफगानिस्तान के साथ ब्रिटिश युद्ध किस वर्ष हुआ? अफगानिस्तान के साथ ब्रिटिश युद्ध कब हुआ था? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1838 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश अफगान युद्ध के दौरान महाराजा डैश पंजाब के राजा थे। पंजाब के राजा कौन थे उस समय पर? तो रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है 14 नंबर के क्वेश्चन का। करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा कि झांसी पर लॉर्ड डलहौजी ने कब्जा कर लिया था। सन पूछा है कि किस वर्ष लॉर्ड डलहौजी ने झांसी पर कब्जा कर लिया था। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1854 में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है 15 नंबर के क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है आपका कि 1757 में डैश ब्रिटिश शासक के अधीन नहीं था। उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का? आंसर है ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक जिले में आपराधिक न्यायालय को डैश अदालत कहा गया था। ठीक है, डैश अदालत कहा जाता था। जो आपराधिक न्यायालय होते थे उन न्यायालय को, उन अदालत को क्या कहते थे? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी फौजदारी अदालत कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि दीवानी अदालत डैश अदालत थी। किस प्रकार की अदालत थी? तो अभी हमने देखा ये जो है किस प्रकार की अदालत थी, ये एक सिविल अदालत थी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इस प्रश्न का 18वें नंबर का। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद को क्या कहा जाता था? आंसर हो जाएगा ब्रिटिश संसद को हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए आज का अगला और अंतिम प्रश्न है कि डैश ने 1875 में हिंदू कानूनों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो बताइएगा किसने 1875 में हिंदू कानूनों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था? 4 ऑप्शन है, सही आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? ABCD करके 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर का चयन करना है। प्यारे साथियों, यदि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, यदि आपको क्लास समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी सीटेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो निवेदन है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है एनबी हॉलहेड। ठीक है, एनबी हॉलहेड ने 1775 में हिंदू कानूनों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ये जो हमने क्वेश्चन किया इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन, ये कल का क्वेश्चन था। मतलब कि कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 किया था।
चैप्टर नंबर 2 को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, ठीक है। भाग 1 जो था इसमें हमारा 20 प्रश्न था और जो आज है भाग 2 इसमें भी 20 प्रश्न है। तो चैप्टर नंबर जो 2 है हम लोगों ने 2 भागों में डिवाइड किया है इसको। तो ये तो भाग दूसरा था। जिन लोगों ने पहला भाग नहीं देखा है वो जा कर के पहले भाग को देखेंगे, फिर ये दूसरा देखेंगे। बाकी बात कल जो हम करेंगे, कल हम करेंगे चैप्टर नंबर 3। ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, तो सभी लोग, ठीक है, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी बच्चे कल चैप्टर नंबर 3 को पढ़ करके आएंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 को पढ़ करके आएंगे। ये आपके लिए होमवर्क रहा है। जब आप चैप्टर नंबर 3 को पढ़ करके आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रश्न वास्तविक रूप में बनते किस प्रकार से है। चलिए इन बातों को ध्यान में रखिएगा। बाकी बात मिलेंगे हम कल के सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।